अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं। पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने वाले, मैन ऑफ डिग्निटी, मैन ऑफ कमिटमेंट, और इस वक्त जो उनका करंट रोल है वो भी आपको पता ही है। मेरे साथ मौजूद हैं यूनुस खान, इस वक्त पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू नजीब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपने मुझे काफ़ी मिस किया होगा। मैंने आपको बहुत मिस किया और हम सब ने बड़ा एंजॉय भी किया। आपका जो जहाज़ में सेलिब्रेशन था उस कामयाब दौरे के बाद, वो सब ने देखा। कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छी फीलिंग है और ख़ास तौर पे जब आपके प्लेयर्स और यंग प्लेयर आपके परफॉर्म करते हैं आपके सामने तो बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे उस वक्त ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप उनके साथ मेहनत करते हैं, उनके साथ काम करते हैं और जब पे बैक जब आता है तो बहुत खुशी होती है, जो कि आपने सेलिब्रेशन में हमारी देखी। अच्छा, साउथ अफ्रीका में 2 सीरीज़ जीती, जिम्बाब्वे में 2 सीरीज़ जीती। इस जीत को अगर आपको एनालाइज करना हो एज अ बैटिंग कोच और एज अ फॉर्मर प्लेयर एज वेल, बहुत कुछ है नजीब इसमें कहने को। और जैसे मुश्किल दौरा था इसलिए कि उससे पहले हम एक न्यूजीलैंड की सीरीज़ खेले जो कि बहुत मुश्किल कंडीशन में थी। सीरीज़ शुरू होना, जिस तरह कोविड के SOPs को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हमें और हमें प्रॉपर प्रिपरेशन का मौका नहीं मिल सका और फिर रिज़ल्ट भी हमारी तरफ नहीं आया। तो लास्ट जो 2 से 3 सीरीज़ें थी वो थोड़ी सी हार्ड थी हमारी, लेकिन जिस तरह फिर प्लेयर्स ने परफॉर्मेंसेस की ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान में खेलें और परफॉर्म करके खेलें, तो वो हमें एक अच्छा रिज़ल्ट आया। और जैसे मैंने पहले बात की कि बहुत कुछ था उसमें। अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें, लाइक पूरी सीरीज़ को लेके हम बात करें तो उसमें बहुत कुछ करने का, लेकिन एंड में रिज़ल्ट जब आपकी तरफ आता है तो बहुत सी चीज़ें खुशाइन होती है और आपके लिए बेहतर होती है। अच्छा, हम एक T20 हारे इन दोनों सीरीज़ के अंदर, एक T20 हारे, एक वनडे हारे। जो सवाल मेरा है कि T20 जो हम हारे उसको कैसे आप जस्टिफाई करते हैं जिम्बाब्वे जैसी टीम से, क्योंकि ऑन अ गुड डे, इनफैक्ट एनी डे, जो डिफरेंस है दोनों टीमों के दरमियान वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे से हारना नहीं चाहिए था। बिल्कुल नहीं हारना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा है कि जब ये टॉप की टीम हारती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जिम्बाब्वे की टीम बिल्कुल ही अच्छी टीम नहीं है, क्योंकि देखें जो भी इंटरनेशनल टीम्स खेलती हैं वो टॉप की टीम्स ही होती, तभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में और सर्कल में है। लेकिन ये कि जिस तरह हम हारे वो एक्सेप्टेबल नहीं था। और फिर ख़ास तौर पे जिस तरह हम चेस कर रहे थे, और 120 रन चेस करना किसी भी टीम के लिए इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन बात असल में ये कि देखें आप लर्न करते हैं, और पास्ट में भी ऐसा हुआ जब टीमें हारती हैं तो उससे लर्न करती है। हमने अच्छा लर्न किया और उम्मीद है कि हम इसको लर्न करें और आगे जाके मूव फॉरवर्ड करें। लेकिन उस मैच में भी बहुत कुछ था जिस पे हम डिबेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। नहीं, मेरा वही सवाल है। इस मैच की तरफ अगर हम जाते हैं तो जो क्रिटिसिज्म हुई इस पे वो भी बनती थी, और क्या उसके बाद कुछ हुआ, कुछ इसका पोस्टमार्टम हुआ कि आइंदा ऐसा नहीं हो, इस तरह की टीम से ना हार सके? नजीब, इसकी गारंटी तो नहीं होती, क्योंकि अगर आप ये कहें कि जी आइंदा ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कुछ नहीं है। देखें, हम अगर अपनी टीम की बात करें तो हमारे पास बहुत से प्लेयर आ रहे हैं, जा रहे हैं और टीम बन रही है इस वक्त। अगर हम देखें कि हमारी टॉप ऑर्डर की हमारी बैटिंग की बात ही कर सकते हैं यहाँ पे। अगर टॉप ऑर्डर देख लें, उसके बाद फिर हम मिडिल ऑर्डर देख लें और फिर लोअर ऑर्डर, तो टीम शफलिंग होती है बाज़ वक़्त बहुत ज़्यादा। और साथ में एक और बात यह है कि जब ऐसी सीरीज़ आती है तो आप कोशिश करते हैं कोई यंगस्टर्स को खिलाएं, और हमने कुछ यंगस्टर्स ट्राई भी किए, जो कि फिर हमें बाद में अगर हम आखिरी एक T20 देख लें तो फिर हमें कुछ सीनियर प्लेयर्स को वापस लाना पड़ गया। तो मेरे ख्याल से आप लर्न करते हो, लेकिन ये सीरीज़ ऐसी होती है जिस पे आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और बाज़ वक़्त वो पे ऑफ हो जाते हैं, बाज़ वक़्त नहीं होते। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि एंड में सीरीज़ हम जीत के आए। ठीक है, एक प्लेयर पे बात करते हैं जिसने इंग्लैंड में भी परफॉर्म किया, न्यूजीलैंड में भी परफॉर्म किया, होम में भी परफॉर्म किया, अब अफ्रीका में भी जाके परफॉर्म किया। अब वो है मोहम्मद रिजवान जी। मोहम्मद रिजवान के लिए शायद हाशमी ने हमारे प्रोग्राम में बैठ के एक बड़ी अच्छी बात की थी कि उनकी सक्सेस का रीज़न ये हो सकता है कि वो 2008 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो ही कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ एक्सपोजर जो वहाँ से मिल रहा है। क्या ये सही है? बिल्कुल है। देखिए नजीब, मैं तो बार बार ये बात करता हूँ, मैं बात
बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी इस पे होता हूँ कि मुझे लोग कहते हैं कि जी शायद यूनुस खान या मैनेजमेंट के एक पेज पे नहीं है। देखिए मेरे लिए आइडियली ये है कि मैं खुद, क्योंकि मैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से एक प्लेयर आया हूँ, तो मुझे ये लगता है कि कोई भी प्लेयर जब आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करे तो उसके बेल्ट पे काफ़ी क्रिकेट होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी चाहिए। अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, लॉन्गर वर्जन के क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो उनके बेल्ट पे फर्स्ट क्लास के मैचेस होने चाहिए। अच्छा, एज अ बैटिंग कोच रिजवान जैसा प्लेयर जब परफॉर्म कर रहा होता है तो क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं इसको इतना ज़रूरत नहीं है या अभी सही चल रहा है? आपकी क्या एडवाइस होती है? नहीं, मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए अगर एक प्लेयर परफॉर्म नहीं करते तो मैं बिल्कुल वैसा नहीं करता हूँ कि मैं जाके उनकी वो जो कहते हैं ना सेक ऑफ द कोचिंग, मैं कोचिंग शुरू कर दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरी कोशिश ये होती है, और फिर ये सेम दूसरे प्लेयर के लिए भी है कि अगर एक प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि मैं उनको कहूँ जी ये प्लेयर परफॉर्म करे तो उसको मैं छोड़ दूँगी तो आप तो अच्छा खेल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जब प्लेयर अच्छा कर रहा होता है तो मैं उसके साथ मैं उसके साथ में रहता हूँ, मैं लगा रहता हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है अगर मैं हमेशा अपने बैट्समैन को, अपने प्लेयर्स को मैं एक बात मैं बहुत ज़्यादा फोर्स करता हूँ, और वो फोर्स सिर्फ ये होती है कि अगर आप कैपेबल हैं और आपके लिए सिचुएशन मुवाफिक है तो आप यहाँ पे रहें। बिल्कुल अगर आपके पास मौका है, आप 100 रन करें तो कोशिश करेंगे और आगे जाएं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपकी फॉर्म अगर नहीं होती या परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप जब यहाँ से नीचे आओ तो यहाँ पे रहें। गॉट इट। अच्छा, रिजवान की बात कर रहे हैं तो बहुत सी क्रिटिसिज्म ये आती है कि उनको नीचे से उठा के ओपन पे ले आए, ओपन को वो सूट नहीं करते, बाबर और रिजवान एक टाइप के प्लेयर हो जाते हैं जो शुरू में खेलते हैं तो हम बड़े स्कोर की तरफ नहीं जा सकते। वसीम अकरम और शोएब अख्तर जैसे फॉर्मर क्रिकेटर्स ये मानते हैं कि जब बड़ी टीमें आएंगी, मजबूत अपोनेंट्स आएंगे तो उनको परेशानी होगी। आप इस सिचुएशन को कैसा देखते हैं? मेरे ख्याल से देखिए रिजवान ने, अगर हमने खुद ही ये बात की शुरू में ही कि आपने ये बात की कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, फिर न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ परफॉर्म किया, उसके बाद पाकिस्तान में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका परफॉर्म किया, तो इससे बड़ी टीमें और क्या हो सकती हैं। और इवन अगर हम थोड़ा पीछे चले जाए, इंग्लैंड में वो बेस्ट बैट्समैन रहे टेस्ट क्रिकेट में। हाँ, बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम होती है हमारे पास कि शायद हम ये बात करते हैं कि अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक साथ खेलेंगे तो हम क्या 200 प्लस रन कर सकते हैं। T20 में परेशानी है कि हम बड़े स्कोर की तरफ जाएंगे। एक तो दोनों राइट हैंडेड, फिर दोनों जो है वो एक तरह का खेलने वाले, और तो साथ में जब आपके पास फ़खर जमान जैसा एक बैट्समैन मौजूद है जो कि T20 और वनडे क्रिकेट में काफ़ी परफॉर्म कर चुके हैं, और ख़ासतौर पे हम अगर साउथ अफ्रीका की सीरीज़ देखें तो फ़खर जमान ने वहाँ परफॉर्म किया। तो बाज़-औक़ात हम ये कम्बिनेशन बनाते हैं कि राइट लेफ्ट का कम्बिनेशन हो, और में एक बैट्समैन जो कि आइडियली तो यही है, सिचुएशन यही होती है कि आपके पास 2 से 3 ऐसे प्लेयर जिनके इर्द गिर्द खेलें, और बाकी आपके पास T20 में खास तौर पर बैट्समैन के पास एक फ्रीडम हो, वो जाए और अपने आप को एक्सप्रेस करें। और वो जो 200 रन का जो एक टारगेट है, जो एक बेंच मार्क, देखे हमें तो यही लगता है कि अगर आप जितनी भी क्रिकेट जहाँ भी हो रही है 200 रन अगर आप करते हो, प्लस रन करते हो तो आप सेफ होते हो।